हे एवरीवन, वेलकम बैक। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं जामिया 9th एंट्रेंस के लिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, लेट मी टेल यू, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पे आपको जामिया और AMU 9th एंट्रेंस के लिए पूरा कोर्स अपलोडेड मिल रहा है अलॉन्ग विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर बहुत ही कंसाइज्ड वे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठा करो पढ़ने, ताकि जो चीज़ें मैं बोलूं कि हाँ ये याद रखनी है आपको, आप एक दो बार उसे लिख लो। जो मैं बोलूं बच्चा ये याद रखना है आपको, वो आप नोट डाउन कर लिया करो तुरंत। जब आप कोई भी चीज़ लिखते हो तो वो ज़्यादा जल्दी आपके माइंड में फिट हो जाता है, इसलिए मैं बोलूँगी आप नोटबुक को साथ में लेके बैठा करें वीडियो देखने से पहले। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है हमारा वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स। बेसिकली इस चैप्टर में हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से इंडिया में टेक्सटाइल बोले तो कपड़े की जो इंडस्ट्री है, कपड़े की जो फैक्ट्री है, वो किस तरीके से डेवलप हुई, क्या हाल था इंडियन टेक्सटाइल का। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ जो है, लोहे और स्टील की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इंडिया में किस तरीके से डेवलप हुई, क्या उनकी हिस्ट्री रही, इन दोनों चीज़ों पे हम फोकस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें बताया गया इस चैप्टर में कि किस तरीके से ब्रिटिश के आने से पहले हमारी इंडियन टेक्सटाइल्स जो थी, हमारे इंडिया के जो कपड़े थे, वो वर्ल्ड फेमस थे, काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, पूरी दुनिया में उनकी डिमांड हुआ करती थी। ठीक है, और वो कई अलग अलग नामों से फेमस थे। वो कुछ नाम हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करने वाले टेक्सटाइल की। जी हाँ बच्चों, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सबसे पहले टेक्सटाइल के बारे में, इंडिया के कपड़ों के बारे में। उनके डिफरेंट नाम्स होते थे, उनके लिए डिफरेंट टर्म यूज़ किया जाता था। कुछ फेमस टर्म्स हैं। सबसे पहला टर्म है मुस्लिन। मुस्लिन इंडिया के कॉटन को कहते थे। जो इंडिया का सबसे अच्छा वैरायटी कॉटन का होता था, उसे मुस्लिन नाम दिया। यूरोपियन बोले तो वही अंग्रेज़, ब्रिटिश जो थे, उन्होंने मुस्लिन टर्म दिया था कॉटन को। जो फाइन कॉटन क्लॉथ्स होते थे उनको मुस्लिन के नाम से जाना जाता था। इनका नाम मुस्लिन कैसे पड़ा? क्या होता था कि जो अरब लोग आते थे इंडिया में, यहाँ के कपड़े ले जाके इराक वगैरह में बेचते थे। इराक में एक जगह थी मोसुल, ठीक है, मोसुल के नाम पे ही इस कॉटन का नाम रख दिया गया मुस्लिन, और मुस्लिन को हम डिनोट करते हैं फाइन कॉटन क्लॉथ। राइट, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है। आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हो कि मुस्लिन कहाँ से आया, मुस्लिन वर्ड कहाँ से आया, मोसुल वर्ड से आया। मोसुल क्या है? इराक में एक जगह है। आगे देखेंगे कैलिको। हमारे इंडिया के कपड़े कैलिको के नाम से भी जाने जाते थे। ये कैलिको नाम किसने दिया? कैलिको नाम दिया पुर्तगीज़ ने। जो पुर्तगीज़ थे, पुर्तगाली लोग थे, जब वो इंडिया में आए, कलकत्ता में पहुँचे वो, तो वहाँ से कपड़े ले जाके अपने यहाँ बेचते थे, अपने यहाँ लेके जाते थे। तो कालीकत के नाम से, कैलिकत जो वर्ड है कलकत्ता के नाम से जिसे आज हम जानते हैं, उसके नाम पे उन्होंने कपड़ों का नाम रख दिया कैलिको। मतलब जो कपड़ा वो कलकत्ता से लेके जाते थे, उन कपड़ों को क्या कहते थे? कैलिको। तो अगर आपसे पूछ ले कि कैलिको टर्म कहाँ से आया, कैलिको टर्म डिराइव हुआ है कैलिकत से। ठीक है, कैलिको टर्म कैलिकत से आया। कैलिको टर्म किसने दिया? पुर्तगीज़ लोगों ने दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट मूव करेंगे। एक और नाम है चिंट। ठीक है, चिंट्स किसे कहते हैं? प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स को चिंट कहा जाता है। इस तरीके का कपड़ा होता है हमारा, प्रिंट इस पे बने होते हैं डिफरेंट फ्लावर्स के। ठीक है, ऐसे कपड़े आपने घरों में देखे होंगे, मम्मियों के दुपट्टे वगैरह पे। तो ये होता है कॉटन क्लॉथ जिस पे प्रिंट बने हुए हैं, उसे हम चिंट्स कहते हैं। ठीक है, चिंट वर्ड कहाँ से निकल के आया? चिंट वर्ड निकल के आया हिंदी वर्ड छींट से। छींट आपने सुनी होगी, छींट मतलब बूंद बूंद करके जो होता है, छींट। तो ये छींट वर्ड से निकल के आया, ये आपने याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया, चिंट इज डिराइव्ड फ्रॉम हिंदी वर्ड छींट। ओके, ये क्या होता है? चिंट्स एक ऐसा कपड़ा होता है जिसपे स्मॉल फ्लावर्स की डिज़ाइन बने हुए होते हैं। दूसरी चीज़ आपने यहाँ से याद रखनी है कि चिंट जो होते थे, चिंट्स कपड़े, वो कहाँ प्रोड्यूस किए जाते थे? वो मोस्टली प्रोड्यूस होते थे मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में एक जगह है। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में ये चिंट
प्रोड्यूस होता था। ठीक है, बात समझ में आई। चिंट्स याद रखना है किस वर्ड से निकल के आया, छींट वर्ड से, और कहाँ प्रोड्यूस होता था, मसूलीपट्टनम एंड आंध्र प्रदेश। आगे मूव करेंगे, जल्दी जल्दी चैप्टर को कवर करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बंदना। बंदना भी एक इंडिया के कपड़े के लिए यूज़ हो रहा है। हम यहाँ पे टर्म्स पढ़ रहे हैं, तो बंदना भी एक टर्म है जो इंडिया के कपड़ों के लिए यूज़ होता था। ठीक है, ये बंदना एक स्कार्फ होता है जो गले में हम लपेटते हैं या सर पे बांधते हैं, इसको बंदना कहते हैं। ये बंदना वर्ड जो निकल के आया है, ये निकल के आया बांधना वर्ड से। जो हम बांधते हैं कोई भी चीज़, उससे निकल के आया है बंदना वर्ड। अगर आपसे पूछ ले बंदना वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बांधना, राइट, बांधना। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वो ये है कि बांधना पैटर्न कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है मोस्टली। ये राजस्थान और गुजरात में प्रोड्यूस किया जाता है मोस्टली। ठीक है, जिस तरीके से हमने मुस्लिन देखा, मुस्लिन कहाँ प्रोड्यूस, सॉरी चिंट्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहा था, चिंट प्रोड्यूस हो रहा था हमारा मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। उसी तरीके से बंदना हमने याद रखना है कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, राजस्थान एंड गुजरात में। ओके बच्चों, आगे मूव करते हैं। अब आपको एक तीसरे तरीके का जो क्लॉथ है उसका नाम है जामदानी। जामदानी जो क्लॉथ है वो एक कॉटन क्लॉथ्स होता था, मुस्लिन वैरायटी का है ये। यहाँ पे जो आपने याद रखना है वो क्या याद रखना है कि जामदानी कहाँ प्रोड्यूस किया जाता था। वो मोस्टली प्रोड्यूस होता था डक्का, बंगाल में या फिर लखनऊ में। जामदानी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, डक्का में और लखनऊ में। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। अब हम देखेंगे इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट। हमने देखा अभी तक कि कितना ज़्यादा फेमस हमारी इंडियन टेक्सटाइल है दुनिया में, वर्ल्ड फेमस है। हर जगह से डिमांड आ रहा है। जो अदर कंट्रीज़ के राजा महाराजा हैं वो इंडियन टेक्सटाइल को प्रेफर कर रहे हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इससे कितनी जल्दी ब्रिटिश लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। हमने देखा हमारा वर्ल्ड फेमस है, अब ब्रिटेन वाले शुरू हो गए जलना। जो अंग्रेज़ लोग थे, अंग्रेज़ जो इंडिया में आए थे, वो जलना स्टार्ट हो गए। क्या हुआ कि उनको लगने लगा कि यार ये इंडिया वाले इतने सक्सेस कैसे हो रहे हैं, इतने टेक्सटाइल कैसे बेच रहे हैं, मतलब यूरोप के लोग सिर्फ इंडियन टेक्सटाइल खरीद रहे हैं। तो उनको जलन होनी शुरू हो गई और उन ब्रिटेन वालों ने अपने गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना शुरू किया। क्या प्रेशर बनाया कि यूरोप में इंडियन टेक्सटाइल के सेल को बैन कर दो, मतलब कोई भी इंडियन टेक्सटाइल, इंडिया का कपड़ा यूरोप में आके ना बेच सके, इससे हमारा धंधा ठप हो रहा है, आप इसको बैन कर दो, राइट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी बात मान ली उन लोगों की, और क्या किया, 1720 में एक एक्ट पास किया। क्या एक्ट पास किया, कैलिको एक्ट। कैलिको एक्ट के तहत कोई भी इंडियन कॉटन टेक्सटाइल, जिसे हम चिंट कहते हैं ना, चिंट अभी हमने पढ़ा, वो बैन कर दिया गया। मतलब ये कह दिया गया कि इंग्लैंड में कोई भी चिंट को यूज़ नहीं करेगा, इंडिया का बना हुआ चिंट प्रोडक्ट कोई भी यूज़ नहीं करेगा, उसको 1720 में बैन कर दिया गया। अब आपने याद क्या रखना है, कैलिको एक्ट पास कब हुआ, आया कब, 1720 में। इस कैलिको एक्ट में था क्या, इस कैलिको एक्ट में चिंट के यूज़ को बैन कर दिया गया इंग्लैंड में। ठीक है, अब कंपटीशन बढ़ रहा है, बैन कर दिया, कंपटीशन अभी भी इंडियन और यूरोप में चल रहा है। यूरोप वाले कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें कि इंडिया वालों से हमारी अच्छी हो जाए टेक्सटाइल। बहुत भयंकर कंपटीशन चल रहा है, और इसी कोशिश में यूरोप वालों ने कुछ मशीनें डेवलप कर दी, कुछ टेक्सटाइल मशीनरी डेवलप कर दी। जो मशीन सबसे पहले डेवलप हुई उसको हम जानते हैं स्पिनिंग जेनी के नाम से। स्पिनिंग जेनी डेवलप किया गया 1764 में। किसने इन्वेंट किया था, जॉन केई ने। ठीक है, स्पिनिंग जेनी है क्या, स्पिनिंग जेनी कुछ इस तरीके की डिवाइस है जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, धागा प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, थ्रेड प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। आपने याद क्या रखना है एंट्रेंस के लिए, याद रखना है 1764 में स्पिनिंग जेनी को इन्वेंट किया गया। किसने इन्वेंट किया, जॉन केई ने। इसके बाद स्पिनिंग जेनी बनने के बाद अभी भी यूरोप वाले कोशिश में लगे हैं, अंग्रेज़ कोशिश में लगे हैं कि और क्या क्या हम करें, और कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करें कि इंडिया वाले हमसे पीछे चले जाएं। फिर उन्होंने इसी कोशिश में डेवलप कर दी एक और मशीन, उसका नाम क्या था, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन किसने डेवलप किया, किसने इन्वेंट किया, रिचर्ड आर्कराइट ने।
रिचर्ड आर्कराइट ने 1786 में स्टीम इंजन का इन्वेंशन कर दी। बात समझ में आई? आपने कहानी पे कम फोकस करना है, ये पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। स्पिनिंग जेनी को किसने इन्वेंट किया? जॉन केई ने। किस ईयर में? 1764 में। स्टीम इंजन को किसने इन्वेंट किया? रिचर्ड आर्कराइट ने। किस ईयर में? 1786 में। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं स्पिनिंग जेनी क्या है। स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन है जिस पे धागे को प्रोड्यूस किया जाता है, थ्रेड को स्पिन किया जाता है, इस चक्के को घुमा के, इस व्हील को घुमा के। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक क्विक रिवीजन करते हैं, हमने याद क्या क्या रखना है। ये याद रखना है स्पिनिंग जेनी को जॉन के ने डेवलप किया था। किस ईयर में? 1764। स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया था? रिचर्ड आर्कराइट इन 1786। कैलिको एक्ट कब पास हुआ? 1720 में। कैलिको एक्ट में क्या था कि चिंट टेक्सटाइल को यूज़ नहीं करना है इंग्लैंड में, उसको बैन कर दिया गया। आपने याद रखना है जामदानी जो क्लॉथ है वो कहाँ प्रोड्यूस होता था? डक्का में और लखनऊ में मोस्टली। इसके बाद हमने क्या याद रखना है? बंदना वर्ड जो था वो कहाँ से डिराइव हुआ? बांधना से। बंदना जो पैटर्न्स थे मोस्टली कहाँ प्रोड्यूस किए जाते थे? राजस्थान एंड गुजरात। फिर आपने याद रखना है चिंट वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ? छींट से। छिंट कहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता था? ये प्रोड्यूस किया जाता था आंध्र प्रदेश एंड मसूलीपट्टनम। ओके, और आपने क्या याद रखना है? फ़िलहाल तो कुछ नहीं था इतना ज़्यादा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं आगे की कहानी। अब हमें जानना है वीवर्स के बारे में। इंडिया में जो लोग कपड़े बनाते थे, वीवर्स कौन होते थे? जुलाहे जिसे हम कहते हैं, जो कपड़े बनाते थे उन्हें वीवर्स कहा जाता था उस टाइम पे। और वो हाथों से कपड़े बनाते थे, मशीनों का यूज़ बहुत कम होता था। तो ये वीवर्स क्या होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जो वीविंग में एक्सपर्ट हों। वीविंग का मतलब है कपड़े बनाने में वो एक्सपर्ट हों। तो इंडिया में कुछ वीवर्स कम्युनिटीज़ हैं, कुछ वीवर की कम्युनिटी है जो बहुत फेमस हैं, उनको आपको देखना है। सबसे पहले तांती वीवर्स। तांती वीवर्स कहाँ से हुआ करते थे? बंगाल से। तांती वीवर्स कहाँ के होते थे? बंगाल के, ये आपने याद रखना है। फिर जुलाहा और मोमिन वीवर। जुलाहाज या मोमिन वीवर कहाँ के होते थे? नॉर्थ इंडिया के। तांती वीवर बंगाल से, जुलाहा और मोमिन वीवर कहाँ के होते थे? नॉर्थ इंडिया के। फिर क्या है? सेल एंड काइकोलर एंड देवांगास, ये कहाँ की वीवर कम्युनिटी होती थी? ये साउथ इंडिया की वीवर कम्युनिटी होती थी। बच्चों क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले देवंश, देवंश कहाँ की वीवर कम्युनिटी है? आपने याद रखना है साउथ इंडिया की। क्वेश्चन पूछ ले तांती वीवर कहाँ की कम्युनिटी है? बंगाल की। आपसे पूछ ले मोमिन वीवर्स कहाँ से बिलोंग करते थे? नॉर्थ इंडिया से। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कपड़े किस तरीके से इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते थे। सबसे पहला जो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होता है वो होता था स्पिनिंग। स्पिनिंग का क्या मतलब है? धागे बनाना, थ्रेड बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेज कौन सा होता था? स्पिनिंग। ये याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्या है टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, तो वो स्पिनिंग है। स्पिनिंग जो काम था वो मोस्टली कौन करती थी? औरतें करती थी। धागे बनाने वाला काम मोस्टली कौन किया करती थी? औरतें किया करती थी। अब जब धागे बन जाते थे, स्पिनिंग हो जाती थी, तो उसके बाद वीवर लोग क्या करते थे? धागों से कपड़े बनाते थे। धागों को जोड़ जोड़ के सिल के कपड़े बनाते थे। ये वीविंग वाला काम मोस्टली कौन करता था? मैन। फर्स्ट हमारा क्या प्रोसेस है? फर्स्ट प्रोसेस है स्पिनिंग का, सेकेंड प्रोसेस है वीविंग का। अब अगर कपड़े को कलर करना है, ठीक है, तो कपड़े को कलर करने के लिए किस तीसरा बंदा यूज़ होता था जिसको कहते हैं हम रंगरेज। जो डायर होता है कपड़ों को कलर करने वाला, उसको कहा जाता था रंगरेज। ठीक है, अगर कपड़े पे प्रिंट करना है, ठीक है, कपड़े भी कोई भी क्लॉथ है उस पर प्रिंटिंग छपवानी हमने, तो उसके लिए स्पेशलिस्ट लोग यूज़ होते थे, उनको छिप्पीगार्स कहा जाता था। याद क्या क्या रखना है इस पूरे स्लाइड से? फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्या है? स्पिनिंग होता है। ठीक है, फिर वीविंग होता है। कपड़े को कलर करने के लिए डायर यूज़ होते थे। डायर्स को रंगरेज के नाम से रंगरेज के नाम से जाना जाता था। कपड़ों को प्रिंट करने के लिए जो लोग स्पेशल प्रिंटर्स यूज़ होते थे उनको छिप्पीगार्स कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे समझेंगे चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। यहाँ पे हमें पूरा ये बताया गया है कि किस तरीके से इंडियन टेक्सटाइल का डिक्लाइन हुआ। हम देख रहे हैं हमारा टेक्सटाइल वर्ल्ड फेमस था,
यूरोप वालों ने कितने तरीके आजमाए, कैलिको एक्ट पास किया, बैन किया इंडियन टेक्सटाइल को, नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, नई नई मशीनें बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इंडियन जो हैं, जो हमारे वीवर्स थे, वो हाथों से बेचारे बना रहे हैं, और यूरोप वाले ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी से अब कपड़े बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो जब हाथों से बने हुए कपड़े का मुकाबला मशीन्स के सस्ते कपड़ों से होने लगे तो भाई कौन जीतेगा? जाहिर है जो सस्ती चीज़ें होंगी लोग वही खरीदेंगे। जो मशीन से कपड़े बन के आते थे यूरोप की तरफ से वो काफ़ी सस्ते होते थे, और जो हैंडमेड होता था वो काफ़ी महंगा होता था। अभी भी आप मार्केट में चले जाओगे, जो हैंडमेड चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू मशीन मेड गुड्स। तो ब्रिटेन वाले जीतना शुरू हो गए इस कंपटीशन में, और उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। जो इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड चल रही थी पूरी दुनिया में, अब इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड डिक्रीज़ हो गई मशीन मेड गुड्स के आने की वजह से। इनफैक्ट जो हम इंडियंस थे उस टाइम पे, जो इंडियंस थे वो उन्होंने खुद इंडियन को कपड़ों को पहनना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हैंडमेड कपड़े ज़्यादा महंगे होते थे, और जो मशीन मेड कपड़े होते थे इंग्लैंड से बन के आते थे वो काफ़ी सस्ते होते थे। ठीक, इसके अलावा जो दूसरा रीज़न था, मशीन के अलावा जो दूसरा रीज़न था इंडियन के टेक्सटाइल का डिक्लाइन होने का, वो ये था कि इंडियन कपड़ों पे, इंडियन टेक्सटाइल पे टैक्सेस लगा दिया गया काफ़ी ज़्यादा। टैक्सेस क्या किए गए? इंक्रीज़ कर दिए गए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इंडियन कपड़ा ले जाके बेचना है दूसरे कंट्री में, यूरोप में देना है, चाइना में देना है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और हमारे इंडिया के जो गरीब लोग थे, छोटे छोटे वीवर्स थे, वो कहाँ से इतना बजट लाते कि इतना ज़्यादा टैक्स देते फिर कपड़े को बेचते? ठीक है, मतलब वो उनके बजट से काफ़ी बाहर की चीज़ हो गई थी। जानबूझ के ब्रिटेन वालों ने ये किया कि ये टैक्सेस पे नहीं कर पाएंगे और पीछे हट जाएंगे। काफ़ी कोशिश की इंडियन वालों ने, इंडियन वीवर्स ने, लेकिन वो आखिर में फ़ेल हो गए और हमारे इंडियन टेक्सटाइल का डिक्लाइन हो गया पूरी तरीके से। मशीन से कंपटीशन नहीं कर पाए, टैक्सेस नहीं भर पाए, तो फाइनली इंडियन टेक्सटाइल का डिक्लाइन हो गया। आगे देखेंगे, ये औरंग जो टर्म है इसको ध्यान रखिएगा। औरंग का मतलब क्या है? औरंग एक पर्शियन टर्म है। किसके लिए यूज़ होता है? वेयर हाउस के लिए, मतलब जो गोदाम जिसे हम कहते हैं, गोदाम के लिए औरंग वर्ड है पर्शियन लैंग्वेज में। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे हम अपना माल रखते हैं, गोदाम जहाँ पे सामान जो हमें बेचना होता है उसे रखते हैं। ये औरंग याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि औरंग कहाँ का टर्म है? औरंग एक पर्शियन टर्म है। औरंग का मतलब क्या है? वेयर हाउस। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे इंडिया में किस तरीके से टेक्सटाइल का डिक्लाइन हुआ। टेक्सटाइल का डिक्लाइन शुरू हुआ अब थोड़े समय बाद, जब नेशनलिज़म का ग्रोथ हुआ इंडिया में। नेशनलिज़म हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेशनलिज़म क्या होता है? जब अपने देश के लिए हमारे अंदर फीलिंग जगती है कि हाँ भारत मेरा देश है यार, यहाँ का टेक्सटाइल कैसे डिक्लाइन हो सकता है, ये अंग्रेज़ हमारे देश में आके अपने कपड़े बेच रहे हैं, हम इंडियंस अपने कपड़े ना पहन के इन ब्रिटेन वालों के कपड़े खरीद कर पहन रहे हैं। तो ये जब फीलिंग आई नेशनलिज़म की, तब थोड़ा बहुत इंडियन टेक्सटाइल का ग्रोथ हुआ। गांधी जी आए, उन्होंने काफ़ी ज़ोर दिया कि तुम लोग ब्रिटेन का बनाया हुआ कपड़ा मत पहनो, तुम खुद से बनाओ कपड़े, घर में खादी का कपड़ा बनाओ। खादी वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा। तो गांधी जी ने काफ़ी फोर्स किया कि खादी का कपड़ा बनाओ, खुद से पहनो, ये अंग्रेज़ों के बनाए कपड़े नहीं पहनने आपने। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं और इंडिया में धीरे धीरे फिर से टेक्सटाइल का ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया। इंडिया में कॉटन मिल स्टार्ट हो गई सेटअप होना। जो पहली कॉटन मिल सेटअप हुई थी इंडिया में, वो सेटअप हुई थी बॉम्बे में इन 1854। ओके, तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया की कहाँ सेटअप हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। किस ईयर में हुई? 1854। ओके, और धीरे धीरे मतलब 1900 आने तक ऑलमोस्ट 84 मिल्स बन चुकी थी बॉम्बे में। ऑलमोस्ट 84 मिल्स सेटअप हो चुकी थी बॉम्बे में। आपने देखा कि 1854 में एक मिल सेटअप हुई और 1900 के आते आते 84 मिल कॉटन मिल सेटअप हो गई थी। ये मिल कौन सेटअप कर रहा था? ये मिल्स को सेटअप कर रहे थे इंडिया के कुछ बिजनेसमैन। वो बिजनेसमैन मोस्टली बिलोंग करते थे पारसी और गुजराती कम्युनिटी से। इन लोग का मेन कॉन्सेप्ट ये था कि हम इंडिया में
इतना ज़्यादा इंडियन कॉटन मिल सेटअप कर दें कि बाहर से कपड़े लाने की ज़रूरत ना पड़े हमें, हम इंडियन वाले सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ें चलती रहीं। बॉम्बे का देख लिया हमने, फिर अहमदाबाद में, अब बॉम्बे से बाहर भी अलग अलग जगहों पे कॉटन मिल सेटअप होना स्टार्ट हो गए, और बॉम्बे के बाद फिर अहमदाबाद में सेटअप हुआ कॉटन मिल 1861 में। अगर आपसे पूछे कि अहमदाबाद में फ़र्स्ट कॉटन मिल कब सेटअप हुआ, 1861 में। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। बॉम्बे में सबसे पहले कॉटन मिल सेटअप हुई थी, पूरे इंडिया की सबसे पहले कॉटन मिल बॉम्बे में सेटअप हुई थी, फिर धीरे धीरे बाकी जगहों पे फैलने स्टार्ट हो गई। अहमदाबाद में 1861 में बनी, और उसके बाद यूपी वगैरह में भी ये कॉटन मिल सेटअप होना स्टार्ट हो गए। ये थी हमारी पूरी टेक्सटाइल की कहानी। टेक्सटाइल की कहानी में हमने क्या देखा, किस तरीके से हमारी टेक्सटाइल वर्ल्ड फेमस थी। उसके बाद ब्रिटेन से जब कंपटीशन हुआ, मशीन मेड गुड्स से कंपटीशन हुआ, तो हमारी टेक्सटाइल काफ़ी डिक्लाइन हो गई। फिर इंडिया के एफ़र्ट से, कुछ इंडियन के एफ़र्ट से, गांधी जी और कुछ बिजनेसमैन के एफ़र्ट से धीरे धीरे फिर हमारी इंडियन टेक्सटाइल ग्रो होना स्टार्ट हो गई, कई सारे मिल्स वगैरह सेटअप हुए। अब हम देखेंगे स्टोरी आयरन एंड स्टील की। एनसीईआरटी ने आयरन एंड स्टील की स्टोरी समझाने के लिए, उसकी हिस्ट्री समझाने के लिए आपको सबसे पहले एक कहानी बताई है। कहानी किसकी है? टीपू सुल्तान की। आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा, जिनको हम कॉमनली जानते हैं टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से। ये मैसूर के किंग रह चुके हैं। इनके तलवार की कहानी है। बताया गया है कि उनका जो तलवार था वो कितना ज़्यादा पावरफुल था, वो अभी भी इतना ज़्यादा फेमस है। उनका तलवार इंग्लैंड की किसी म्यूज़ियम में रखा हुआ है, काफ़ी लोगों को फैसिनेट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये तलवार जो बना हुआ था वो एक स्पेशल टाइप के स्टील से बना हुआ था। स्टील का नाम था ऊर्ज। क्या नाम था? ऊर्ज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे टीपू सुल्तान का तलवार किस स्टील से बना हुआ था, नाम आपने याद रखना, ऊर्ज स्टील से। ये स्टील साउथ इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता था। ठीक है, ऊर्ज जो वर्ड है वो एंग्लिसाइज्ड वर्जन है। एंग्लिसाइज्ड वर्जन क्या होता है? जब ब्रिटिश इंडिया में रहते थे, जिन वर्डों को वो सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, उनको अपने तरीके से प्रोनाउंस करते थे। जैसे कि सिपाही, सिपाही होता है ना हमारे लड़ाकू सिपाही, उनको ब्रिटिश क्या कहते थे? सिपॉय। बोल नहीं पाते थे तो क्या बोल देते थे? सिपॉय। तो हम कहते हैं सिपॉय जो है वो सिपाही का एंग्लिसाइज्ड वर्जन है। इसी तरीके से ऊर्ज क्या है? कन्नड़ा वर्ड उक्कू का एंग्लिसाइज्ड वर्जन है। ऊर्ज को कन्नड़ा में क्या है? उक्कू है, तेलुगु में हुक्कू है, तमिल और मलयालम में उरुक्कू है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ऊर्ज जो है, ऊर्ज का रियल वर्ड कन्नड़ा लैंग्वेज में क्या है, तो उक्कू है, तेलुगु में हुक्कू है, तमिल एंड मलयालम में उरुक्कू है। थोड़ा फनी है बट इट्स ओके, समझ लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये स्टील काफ़ी ज़्यादा फेमस, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता था स्टील। ठीक है, फॉरेन लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करता था अपनी तरफ। ठीक, बहुत ही पावरफुल स्टील थी। तो बहुत सारे यूरोपियन जो साइंटिस्ट थे इस पे रिसर्च करने आए इंडिया में, इसके बारे में जाना। उनमें से जो एक बहुत फेमस यूरोपियन साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने ऊर्ज स्टील पे वर्क किया, वो थे माइकल फराडे। माइकल फराडे का नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कवर किया था। माइकल फराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डिस्कवर किया था। तो अगर बाय द वे आपसे क्वेश्चन पूछ ले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसने डिस्कवर किया था, वो माइकल फराडे थे, जो इंडिया के ऊर्ज स्टील पर काम किया। उन्होंने स्टडी की, 4 साल लगातार उन्होंने इस चीज़ पे स्टडी की। तो यही चीज़ याद रखनी है, डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज़ माइकल फराडे। ओके, अब देखें ये ऊर्ज का कहानी सुन लिया आपने, कितनी पावरफुल स्टील थी। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता था, साउथ इंडिया में। लेकिन बच्चों, जब ब्रिटिश इंडिया में आए, अब जैसे जैसे ब्रिटिश का कब्ज़ा इंडिया में बढ़ा, तो जो इंडियन थे उन्होंने तलवारें बनाना, हथियार बनाना काफ़ी कम कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो बंदूकें यूज़ कर रहे हैं। कहाँ की बनी हुई बंदूकें थे? यूरोप की बनी हुई बंदूकें वो यूज़ कर रहे हैं। इंडिया के बने हुए तलवार और तीर कमान क्यों यूज़ करेंगे वो? तो जो यूरोप से हथियार आने की वजह से इंडिया में ये सारी चीज़ों की प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो गई, मतलब ना के बराबर हो गई, ख़त्म हो गई। तो क्यों ऊर्ज की या अदर आयरन एंड स्टील
की प्रोडक्शन कम हुई इंडिया में, क्योंकि ब्रिटिश आए, उन्होंने इसकी डिमांड को ख़त्म कर दिया। वो अपने हथियार खुद ही लेके आते थे। इंडिया के राजा महाराजा के पास अब उतना पावर नहीं है कि तलवार रखेंगे, रखे वो रखे, रखते भी क्यों बेचारे, अब उनका कोई राज ही नहीं है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई और ऊर्ज, स्टील, ये सब ख़त्म कर दिए गए। आगे देखेंगे आप किस तरीके से वो बनाते थे ऊर्ज। देखिए, ऊर्ज जिस तरीके से कुछ बनाया जाता था, औरतें जो होती थी वो हवा मतलब एक धागा खींचती थी, उससे पंप करती थी। ये बिलोज जो होते हैं, बिलोज क्या है ये याद रखना आपको, ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हवा को पंप किया जाता है। तो औरतें खड़े होकर एयर पंप करती थी, आदमी बैठ के आयरन एंड स्टील के प्रोडक्ट्स बना रहे होते थे, पहले की बात है। लेकिन अब जब ब्रिटिश आए तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। याद क्या रखना है बच्चों, बेलोज याद रखना है। बेलोज क्या होता है, अ डिवाइस और इक्विपमेंट दैट कैन पंप एयर, जिससे हवा निकलती है, ठीक है, हवा को पंप किया जा सके, ऐसा कोई इक्विपमेंट। अब हम जानेंगे आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज़। आपने देखा कि किस तरीके से इंडिया की फैक्ट्रीज़ जो थी, इंडिया की आयरन एंड स्टील कंपनीज जो थी, वो चीज़ें ख़त्म हो गई ब्रिटिश के आने से। लेकिन एक वक्त आया जब कुछ इंडिया के लोगों ने कोशिश की कि इंडिया में आयरन एंड स्टील की प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया टेक्सटाइल में कि टेक्सटाइल की प्रोडक्शन एकदम बंद हो चुकी थी, फिर कुछ गुजराती, पारसी बिजनेसमैन या गांधी जी, इन सब ने मिलकर प्रमोट किया इंडियन टेक्सटाइल को दोबारा। उसी तरीके से इंडिया में आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज सेटअप होनी स्टार्ट हुई एक टाइम के बाद। और सबसे जो फेमस कंपनी रही है वो है टिस्को। टिस्को याद रखना है, टाटा एंड आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी सेटअप हुई, कहाँ सेटअप हुई थी, जमशेदपुर में। जमशेदपुर में सेटअप हुई नियर द बैंक ऑफ रिवर सुब्रनरेखा, ठीक है। और टिस्को ने स्टील प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया 1912 से। क्वेश्चन जो फ्रेम होगा, टिस्को का फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। किस ईयर से टिस्को ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, 1912 से। टिस्को सेटअप कब हुई थी, 1907 में। टिस्को के फाउंडर कौन है, जमशेदजी टाटा। कौन है, जमशेदजी टाटा। अगर पूछ ले टिस्को कंपनी है कहाँ, ये जमशेदपुर में है। किस नदी के किनारे है, सुब्रनरेखा नदी के किनारे है, ठीक है। ये टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी इंडिया में जब मतलब इसका सेटअप स्टार्ट हुआ तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, और एक बार फिर इंडिया की आयरन एंड स्टील जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज़ हुई, जैसे टेक्सटाइल में इंक्रीज़ हो गई थी। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, वो ज्वाइन कर ले। हम वहाँ पे डेली क्विज़ेस कंडक्ट कराते हैं, जो स्टडी मटेरियल है वो सारे शेयर करते हैं। बच्चों, वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।